हेलो फ्रेंड्स, तो ये है बेसिकली पार्ट 2 हमारे बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का। तो इस चैप्टर अब हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। हमने पार्ट 1 में सारा प्लांट के बारे में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एनिमल्स के बारे में। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी जाओ और फुल वीडियो देख लो पहले, ताकि आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ आ जाए। हाँ, वो वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद भी है, तो उसको पूरा जरूर देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि यही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना काम। एनिमल हस्बेंड्री इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल्स का। लाइफ स्टॉक का मतलब यहाँ पर बेसिकली एनिमल्स का झुंड कहा गया है। तो आपको डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज, उसमें बेसिकली बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती है, लाइक फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल। फीडिंग का आपको जानते हैं, किसी को खाना खिलाना। ब्रीडिंग भी आप जानते हैं। और डिजीज कंट्रोल का मतलब उसके डिजीज को कंट्रोल करना। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स क्या? अब कौन कौन से एनिमल बेस्ड फार्मिंग में क्या क्या आते हैं? तो पहले तो आते हैं कैटल, फिर गोट, फिर शीप, फिर पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। बेसिकली यही सब कुछ आते हैं, क्योंकि आजकल तो लोग इन्हीं को पालते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली ये लोग हमें कुछ देते हैं ना, इसलिए इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब ये मत समझना कि कुत्ते बिल्ली को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो हमें कुछ देते नहीं है। हाँ, कुत्ता रक्षा प्रोवाइड करता है हमें, बट इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कैटल फार्मिंग को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैटल फार्मिंग में सबसे पहला पॉइंट ये है, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स। जो भी फीमेल्स मिल्क प्रोड्यूस करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मिल्च एनिमल्स। MILK की जगह MILCH, मिल्च, याद रखना। डेयरी एनिमल्स, वाइल द वन यूज फॉर फार्म लेबर्स इज कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स। अब बेसिकली जो हमें दूध देती है गाय, उनको हम कहते हैं मिल्च। और जो हमारे खेतों में भैंस काम करती है, हमारी बेसिकली ये वाली भैंस जो खेतों में काम करती है, उनको हम कहते हैं भैंस नहीं, भैंस भी कहते हैं और ड्रॉट एनिमल भी कहते हैं। तो एनिमल फीड इंक्लूड्स, अब इन एनिमल को फीड क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हमें इनको रखना है तो इनको कुछ फीड भी करना पड़ेगा ना। तो बेसिकली ये लोग लेते हैं रफेज यूज इन विच इज़ लार्ज, बहुत ज़्यादा रफेज लेते हैं, विच इज़ लार्ज इन फाइबर, जिसमें फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। एंड कंसनट्रेट्स विच आर लो इन फाइबर, और कुछ ऐसे कंसनट्रेट्स जो लो है फाइबर में, एंड कंटेन रिलेटिव हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, और जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी हो और न्यूट्रिएंट भी हो, क्योंकि अब इनको अब कोई काम करना है तो उसके लिए प्रोटीन और न्यूट्रिएंट तो चाहिए। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट में आता है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग से आप समझ गए होंगे, बेसिकली हैन लाइक मुर्गी का पालने को हम पोल्ट्री फार्मिंग में इंक्लूड करते हैं। द इम्प्रूव पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड फॉर द फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेड्स। बेसिकली इनको इन ट्रेड्स के लिए किया जाता है ताकि नंबर और क्वालिटी बढ़े चिक्स की, ताकि जितना नंबर बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, उतने अच्छे उनको अंडे मिलेंगे, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ड्रॉप बॉयलर पेरेंट्स फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। अब इनके पेरेंट्स की ब्रीड भी अच्छी होनी चाहिए। अब जो चिक प्रोड्यूस होंगे इनकी ब्रीड भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि ये और ज़्यादा अच्छे ब्रीड के बच्चों को पैदा कर सकें। समर एडेप्शन कैपेसिटी, एडेप्टेशन मतलब कि अब इनके अंदर एडेप्टेशन कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि ये जिस भी इन्वायरमेंट में जाएं उसमें घुल मिल जाएं। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, इनके मेंटेनेंस के रिक्वायरमेंट भी लो होने चाहिए, ताकि ज़्यादा इन पर खर्चा ना करना पड़े। और reduction in size of egg laying birds with the ability of utilize more fibrous cheaper diets formulated using agriculture by products। बेसिकली इनका वो भी कम होना चाहिए, क्या बोलते हैं, साइज भी कम होना चाहिए, ताकि ज़्यादा बेच सके और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। समझ गए होगे आप लोग। आगे आता है प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। अब इनकी प्रोडक्शन को बेसिकली हम देखते हैं। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इंपॉर्टेंट। बेसिकली अगर आपको कोई चीज़ अच्छी चाहिए तो उसमें आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो पढ़ने में भी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बने रहो मेरे साथ और पढ़ते रहते हैं आगे। दीज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, इसमें आपको टेम्परेचर का मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, टेम्परेचर उनके लिए सूटेबल रखना पड़ेगा, हाइजीन कंडीशन अच्छी रखनी पड़ेंगी इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड, इनको अच्छी से हाइजीन कंडीशन देनी पड़ेंगी, टेम्परेचर अच्छे देने पड़ेंगे, एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड पेस्ट। बेसिकली इन पे कीड़े भी नहीं लगने चाहिए और इनका डिजीज़ की इनको डिजीज़ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनको डिजीज़ होंगे तो बेसिकली बीमारी फैलेंगी और क्या करेंगी,
द हाउसिंग, न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रॉयलर्स फॉर समवेयर। अब ब्रॉयलर से मतलब ये है ऐसी ब्रीड के जो ज़्यादा अंडे प्रोड्यूस करते हैं, उनको ब्रॉयलर्स कहते हैं। ये ब्रीड है बेसिकली, है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ब्रीड मानी जाती है चिकन्स के अंदर। एंड समवेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स। एग लेयर्स नहीं, बेसिकली ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं उनसे ज़्यादा, कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। द राशन बल्कि जो उनकी डेली फूड रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर ब्रॉयलर्स इज़ प्रोटीन रिच विद एडिक्वेट फैट। इनको प्रोटीन रिच खाना चाहिए जिसके अंदर फैट भी अच्छी मात्रा में होना चाहिए। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज़ केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स। अब इनकी खाने में विटामिन ए और के की जो मात्रा है ना वो हाई रखी जाती है, ताकि इनका न्यूट्रिशन अच्छा सा और हट्टी कट्टी दिखी है, ताकि जब इनको ओवन में किया जाए फ्राई तो फिर अच्छी दिखेगी। बेसिकली जैसा हमें दिखाया जाता है। वैसे मैं तो एक वेजिटेरियन हूँ, आप कमेंट में बताना आप क्या हो, है ना। फिश प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन को देखते हैं। देयर आर 2 वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। बेसिकली 2 वेज हैं फिश को ऑब्टेन करने के। वन इज़ फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, पहले उसको नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्टेन करना, विच इज़ कॉल्ड कैप्चर फिशिंग। इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं कैप्चर फिशिंग। जैसे कि हम फिशिंग करने जाते हैं ना, बस उससे जो फिशेज मिलती है उनको हम कहते हैं कैप्चर फिशिंग। द अदर वे इज़ बाय फिश फार्मिंग। अब जो दूसरा वे है वो फिश फार्मिंग, जैसे कि इनको भी ब्रीड करवाना और बाकी मेथड्स, विच इज़ कॉल्ड कल्चर फिशरी। बेसिकली 2 नाम दे रखे हैं, नाम याद रखने पड़ेंगे। अब आता है पॉपुलर मरीन फिश वैराइटीज इंक्लूड बेसिकली पॉम्फ्रेट, मैकरल, टूना, सैरिडनेस एंड बॉम्बे डक। बॉम्बे की भी देखो एक फिश तो कम से कम पॉपुलर है, वरना बाकी तो अलग अलग देश में पॉपुलर है। बेसिकली इंडिया में बॉम्बे डक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सुन के तो यही लगता है आखिरकार, है ना। और टूना के बारे में तो आप जानते हो, एनिमे लवर्स जो एनिमे ज़्यादा देखते हैं। मरीन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू इंक्लूड। अब जो मरीन फिश जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब जो बहुत महंगी बिकती हैं, उनमें इंक्लूड होती है मुलेट्स, बहतकी, पर्ल स्पॉट। बेसिकली बहतकी पर्ल स्पॉट एक ही नाम है, मैं इसको अलग अलग पढ़ रहा था। प्रॉन्स एंड मेसल्स एंड ऑयस्टर। ऑयस्टर और प्रॉन के बारे में भी ज़्यादातर हमें बताया ही जाता है कार्टून वगैरह में, बट या बाकी नए नाम है तो प्लीज़ इनको याद कर लेना ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे एग्जाम के टाइम पे। एज मरीन फिश स्टॉक गेट फर्दर डिप्लेटेड, जब ये पूरा स्टॉक कम होने लग जाता है तब बेसिकली मैरीकल्चर मतलब कि जो कल्चरल फिशरी है उसका सपोर्ट लिया जाता है। क्योंकि अब जब हमें समुद्र में ज़्यादातर फिशेज नहीं मिलती है, जब उनका स्टॉक कम हो जाता है तो फिर उनको वहाँ पर फैक्ट्रीज में पाला जाता है ताकि उनका सप्लाई कम ना हो। आगे आता है हमारे पास फिश रिसोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स। फिश की जो रिसोर्सेज हैं वो 2 टाइप्स की हैं। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज सच एज कैनल, पॉन्ड, रिजर्वियर एंड रिवर्स। बेसिकली अब यहाँ पर इनको तो कैनल्स में स्टोर किया जाता है, कभी पॉन्ड्स में स्टोर किया जाता है या रिजर्वियर्स में स्टोर किया जाता है, या फिर वहाँ से निकाली जाती है। और ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर, जहाँ सी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों मिक्स करते हैं, सच एज ई सेंचुरीज एंड लगून। ई सेंचुरीज का आप जानते होंगे, ई स्टिचुरीज मतलब कि बेसिकली ये दोनों जगह हैं जहाँ पर फिश को पाला जाता है। मोर एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। बेसिकली और ज़्यादा एक्सटेंसिव भी किया जा सकता है। बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड फिश स्पीशीज आर यूज्ड इन सच सिस्टम, और इस सिस्टम में लोकल और हमारी इम्पोर्टेड फिश दोनों ही इंक्लूड होती हैं। In such a system, a combination of 5 or 6 species is used in a single fish pond. Basically 5 से 6 species को एक ही fish pond में डाल दिया जाता है। These species are selected so that they do not compete for food among them. अब बेसिकली इनको अलग अलग फूड खाने वाली फिशेस को ज़्यादातर चुना जाता है, वरना फिर क्या होगा, इनमें एक फूड के लिए लड़ाई होने लग जाएगी। इसलिए हर स्पीशीज़ का अलग अलग फूड होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैबिट्स, इनकी हैबिट्स भी अलग होती हैं। As a result, the food available in all parts of the pond is used. Basically इसमें पॉन्ड में अवेलेबल हर पार्ट, फूड का जो हर एक पार्ट है वो यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली यही हमारा चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको पार्ट पसंद आया हो। 2 पार्ट में हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बंद हुई।